नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। अब आपको कुछ देश की और दुनिया की पॉलिटिक्स से हटकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जाननी ही चाहिए वो बता दें। दिल्ली में धमाका हुआ और इसके 4 दिन के बाद ही श्रीनगर में नौगांव पुलिस थाने के अंदर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका सीसीटीवी फुटेज आया है। बहुत भीषण, इतना भयानक ब्लास्ट था कि 30 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज गई है और ये पुलिस स्टेशन के अंदर विस्फोट। देखा आपने ये सीसीटीवी की तस्वीरें, इतना जबरदस्त धमाका। लेकिन ये आतंकवादी धमाका नहीं था, ये पुलिस स्टेशन के अंदर रखे विस्फोटक में धमाका हुआ। इसमें 9 लोगों की जान चली गई है, तो बहुत जनहानि भी इसके अंदर हुई है। अब दरअसल इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में जितनी जांच यहाँ फरीदाबाद में हुई और वहाँ से जितना एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया, ये जांच प्राइमरीली जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी, नौगांव की पुलिस ही कर रही थी। इसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि नौगांव में ही वो जैश से जुड़े हुए, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसका फिर श्रीनगर पुलिस ने संज्ञान लिया था और फिर वहाँ से तार जोड़ते पहले सहारनपुर, फिर उसके बाद फरीदाबाद तक पहुँची थी। और फिर वो जो मुजम्मिल था, डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी का, उससे पूछताछ के बाद उसकी जो लोकेशंस मिली वहाँ से विस्फोटक उठाया गया था। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अभी अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भी कुछ और हो सकता है, कुछ उसका पार्ट। 120 पैकेट विस्फोटक वहां से कलेक्ट किए थे पुलिस ने और इनमें से केवल 8 पैकेट विस्फोटक जो था वो डिफ्यूज किया जाना बाकी था। 120 में से 8, 112 को डिफ्यूज किया जा चुका था और ये सारा एक्सप्लोजिव लेकर के इस थाने के अंदर लाया गया। अब बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीमें और पुलिस वाले, वहाँ पर शायद एक मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी संख्या में कोई बरामदगी होती है तो उसका भी पंचनामा होता होगा, तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट को भी वहाँ पर होना था, मैजिस्ट्रेट भी वहाँ पर थे। तो वो इस सैंपल को देख रहे थे या सैंपल अलग कर रहे होंगे और उसके अंदर ये धमाका हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ये धमाका एक एक्सीडेंट था, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था और विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हुआ। लेकिन इससे क्या पता चलता है? सोचिए कितना खतरनाक विस्फोटक है, कितना सेंसिटिव विस्फोटक है और ये कितना जमा किए बैठे थे। तबाही का सामान, महाप्रलय का सामान जमा करके बैठे हुए थे। ये वहां कुछ अनहोनी हो जाती तो गांव का गांव बर्बाद हो जाता, जहां इन्होंने कोठरी के अंदर इस सबको रखा हुआ था। अब ये फोरेंसिक और केमिकल जांच के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा था, तभी ये धमाका हो गया। तो इससे हमको दिल्ली में जो बचाव हुआ है, भले ही 13 लोगों की जान जरूर गई उसके अंदर, लेकिन बाकी जो क्षति बचाई गई है पुलिस की और इस जांच के बाद, मुस्तैदी के बाद, वो पता लगता है कि अगर ये लोग कामयाब हो गए होते दिल्ली में अलग अलग शहरों के अंदर धमाका करने में, जो इनकी योजना थी, तो फिर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे क्या। आप सुनिए जरा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस क्या बता रही है। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. ब्लास्ट के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी सेंटर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो बात बताई वही बताई गई कि इस ब्लास्ट को एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाए, ये कोई बम ब्लास्ट नहीं था। अब जम्मू कश्मीर के नौगांव विस्फोटक की सैंपलिंग में भी धमाका हो गया
दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा भी एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया, इसको भी आप देखिएगा। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने धमाका हुआ था और उसके नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, ऊपर सड़क पर धमाका हो रहा है और 40 फीट नीचे जमीन के नीचे उसकी आवाज, उसकी धमक और जैसे भूकंप आया हो वो देखने को मिला। फिर देखिए एक बार आप इसको। मैं फिर बता दूं, ये आपको 10 नवंबर को जो लाल किले के बाहर सामने जो धमाका हुआ उस स्पॉट के ठीक नीचे मेट्रो स्टेशन और वहां 40 फीट नीचे, मिनिमम 40 फीट नीचे वहां का ये मंजर था उस वक्त का। बाहर जो लोग बैठे हुए थे, कोई कैफेटेरिया वगैरह रहा होगा, मतलब हिल गए, हड़कंप मच गया एकदम से। सीसीटीवी में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है और इसको देख करके भी आपको पता लगेगा कि कितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था। अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट होने के बाद जैसा कंपन भूकंप में होता है ना, वो था और इधर उधर लोग इसके बाद सब भागने लगे और ठीक ऊपर मेट्रो स्टेशन के ये ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में जो मुख्य आरोपी है ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर, जो खुद मारा गया, उसके बारे में कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। अब ये पता चला है कि डॉक्टर उमर बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट था और उमर के जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ उसमें ब्लास्ट के लिए टाइमर का प्रयोग किया गया था। फॉरेंसिक टीम्स को मौके से कई पतली पतली तारें मिली हैं और पतली सी तार के साथ एक 3 mm या 9 mm की बैटरी वो मिली है और इनको जोड़कर एक टाइमिंग डिवाइस इसने तैयार किया था और फिर इसे एक स्विच से जोड़ा, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, और उसके बाद ये धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां बहुत ताबड़तोड़ छापे भी मार रही हैं। बहुत सारे और डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली पुलिस के अल फलाह दफ्तर में जिनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया है और इस ब्लास्ट के जांच के सिलसिले में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स पर लगातार एक्शन हो रहा है। हरियाणा के नूह में अब तक 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, इनमें 3 और डॉक्टर ही हैं। तीनों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही नाता है। इसके साथ ही एनआईए ने पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को भी गिरफ्तार किया है, जो व्हाइट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का प्रोफेसर है, अनंतनाग का रहने वाला है। 2020-21 में यह भी अल फलाह से जुड़ा था और जांच एजेंसीज अब इन सारे पकड़े गए लोगों से जो है अब पूछताछ कर रही है। समीर जी, खौफनाक खुलासे हैं ये सारे के सारे। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा। और अभी तो जो घायल है वो दिल्ली के अस्पताल में भी, जो 10 तारीख को जो विस्फोट हुआ था, अभी दिल्ली के अस्पताल में है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान से आते हैं और सीधे अस्पताल में मिलने चले जाते हैं। राहुल गांधी भी विदेश में रहते हैं, विदेश से लौटकर आते हैं। राहुल गांधी, आज 15 तारीख हो गई, राहुल गांधी क्या अभी तक वो घायलों से मिलने गए दिल्ली में? विदेश से लौट के आ गए, दिल्ली आ चुके हैं वो, लेकिन अभी तक मिलने नहीं गए। जो बैठक कर रहे हैं कांग्रेस की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए सुबह वो, लेकिन अभी तक वो घायलों से मिलने नहीं गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतना बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल जो पकड़ाई में आया है, जम्मू कश्मीर में तो राहुल गांधी की ही सरकार है ना। ठीक है, उमर साहब वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़े हैं, समर्थन तो कांग्रेस का भी है। क्या राहुल गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की कि इतना बड़ा टेरर मॉडल पकड़ाई में आया है, थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा वहां पर ध्यान दीजिए? क्या पार्टी के विधायकों से वहां बात की कि भाई इस तरीके से वहां पर जम्मू कश्मीर में इस तरीके से हो रहा है, आप थोड़ा जमीनी स्तर पर एक्टिव होजिए और देखिए कौन लोग इसके अंदर शामिल है? तो राहुल गांधी के कितना बता रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो पूरा हुआ आज नागौर के अंदर जो पूरा हुआ है, हालांकि इसे वहां नलिन प्रभा जी ने बताया कि हादसा हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उनके 32 जगह विस्फोट करने की योजना थी, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी जांच एजेंसियों का कि उन्होंने इसे पता किया, पकड़ा और इतना बड़ा विस्फोटक अभी जब्त कर लिया। हालांकि अभी और जांच चल रही है और इसकी सारी लिंक जितनी भी है, जो कड़ी है, एक एक कड़ी सारी एजेंसियां जोड़ती जा रही है। कौन इन्वॉल्व था, कि कौन फाइनेंसर था, कौन इनका मोटिवेशनल था जो उनको मोटिवेट कर रहा था, कौन इन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग दे रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी और कड़ियां बाहर आने वाली है, कभी और लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अभी ये लोग मरे हैं जो पकड़ाई में आए हैं, बड़ी चैन है इनके साथ। वो जो पंजाब से एक और डॉक्टर पकड़ा गया है, पंजाब में एक और डॉक्टर पकड़ा गया है, इस यहाँ से एक जो डॉक्टर फरार है और उसकी तलाश खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के 2 डॉक्टर भी इसके अंदर शामिल थे। मैं आपको बताऊं सर, मेरे है। परिवार में एक डॉक्टर है मेरे परिवार में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम लोग जो हो टीवी पे
ये आतंकवादी बोलो ना, डॉक्टर मत क्यों बोलो, बोलो? डॉक्टर मत बोलो इनको। एकदम सही कहा। कहा उन्होंने, नहीं मैंने उनसे कहा कि ये डॉक्टर बोलना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, मेरे इसका ख्याल से डॉक्टर बोलना जरूरी है। जी हाँ, इसका इंडोक्ट्रिनेशन से और ये सब जहर दिमाग में भरने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई किसी भी वक्त जो है वो किसी काल परिस्थिति समय में भी जो है उसको आप आतंकवादी बना सकते हैं। बना है यूसी। हम तो यहाँ शुरू से कह रहे हैं, एक विचार, फाइनेंस, आर्म्स, सोशल बेस, ये 4 फैक्टर होते हैं जो इस सबके, यदि आप देखें, ये चौखंबा चीज है। विचार सबसे प्रमुख है, जो आइडियोलॉजिकल, जिसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। यदि वो है, फाइनेंस उसके लिए आ जाता है, फिर असला उसके साथ आ जाता है, और फिर समर्थन जो है, सोशल बेस, कहां पर ये पनप रहा है, ये सबका एक लोकेशन देखिएगा, तब आपको अंदाजा लगेगा, पैटर्न आपको पता लग जाएगा। जब तक इन चारों पर आप प्रहार नहीं करेंगे, जब तक इन चारों के जबड़े नहीं तोड़ेंगे, और उसमें भी मैं बार बार कहता हूं, विचारों का जबड़ा तोड़ना सबसे प्रमुख है। सर आवाज चल रही, उठ गई ना देश में कि आप देश भर में, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, अब जिहादी आने वाले दिनों इंडोक्ट्रिनेशन में के खिलाफ, मैं कह रहा हूं, कट्टरवाद के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ी है। एक चीज में बताइए, कैसे लिखा हुआ कोई मान लेगा कि ये डॉक्टर चूंकि मुस्लिम है, ये आतंकवादी नहीं हो सकता है, और कौन नौकरी देने के लिए तैयार होगा आज के दिन में? दी ना उसको, अब इन्होंने तो दी। मैंने ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों में, और तब कहा जाएगा कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सर इसका तो बहुत सारा, अब बहुत काफी हद तक दारोमदार समाज के ऊपर भी है, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं वही बहुत कह रहा बड़ा दारोमदार है। आगे आप देखिए, लेकिन इसकी जो तार जहां तक जा रहे हैं ना, वो भी बड़ी हैरानी की बात है। पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, तो ऑब्वियस है, मतलब उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट से में जो ये आदिल सबसे पहले पकड़ा गया था सहारनपुर से, उसका भाई है, उसके भाई का नाम मुजफ्फर है। मुजफ्फर के खिलाफ पुलिस जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है, कर सकती है, किसी भी वक्त रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। अब जानते हैं वो कहां है? अफगानिस्तान में। डॉक्टर मुजफ्फर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक मेंबर था, और बताया ये जा रहा है कि ये आदमी जो है पहले ये अफगानिस्तान में जाके बसना चाहता था, कि इतना इसके अंदर ये था, इस्लामी जिहादी तत्व घुस गया था, कि कहता था मैं अब एक पूरी, जहां पर शरिया कानून हो ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ केरल से भी गए थे, सीरिया, जब आईसिस था वहां पे। अभी इसको लगा होगा कि आईसिस में तो यार गड़बड़ हो जाता है, वहां तो लोग मारे जाते हैं। अफगानिस्तान जाना चाहता था ये, लेकिन जब अफगानिस्तान ये जा नहीं पा रहा था, रूट नहीं मिल रहा था, तो फिर उसके बाद इसने ये टेरर मॉड्यूल का पार्ट बना। फिर उसने कहा कि मैं ये सारी गतिविधियां फिर यहां शुरू करूंगा, इसलिए ये इसका एक बहुत अहम मेंबर था ये। इसके अलावा अफगानिस्तान क्यों, इनके जो हैंडलर थे, बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ अफगानिस्तान में भी थे। और वो कौन थे, रहने वाले कहां के थे, मूल निवासी? ये मूल निवासी पाकिस्तानी थे। एक आधे शायद पीओके का हो, पीओके और पाकिस्तान के हैंडलर्स थे जो अफगानिस्तान में बैठ करके ये सब कर रहे थे। ये कुछ सोर्सेस से जिन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, पत्रकारों ने, उन्होंने ऐसी बात बताई है। और पाकिस्तान में तो खैर पूरा इनका जैश ए मोहम्मद ही, खैर वहाँ मसूद अजहर ही वहाँ बैठा है, तो ये वो हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पाकिस्तान को ऑफिशियली कोई जिक्र तो किया नहीं। फिर भी आप देखिए पाकिस्तान चिल्ला रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत इस हमले में पाकिस्तान के ऊपर दोष जरूर देगा, और दिन दोपहर सुबह शाम पाकिस्तान में यही चर्चा चलती रहती है कि दिल्ली धमाकों में भारत उसको दोषी ठहराएगा। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है तो फिर क्यों इतनी हाय तबाह मचा रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो? दरअसल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, ये सब ISI, ये सब जानते हैं कि भाई हमने जो साजिश बुनी है वो कभी ना कभी तो पूरी खुलेगी, और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो कहते ही हैं। और पाकिस्तान इस कहावत को पूरी तरीके से सच साबित कर रहा है। दिल्ली धमाकों को भारत ने आतंकवादी साजिश कह दिया है, और अब वो इंतजार कर रहा है पाकिस्तान कि इसमें कब हमारा नाम जो है वो लेता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ही बिल्कुल साफ कर दिया था, एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर। तो अब सर आगे इसमें मैंने पूछा देवेंद्र पराशर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर से, जब CCS हुई थी कि क्या उसमें कुछ बात हुई सीमा पार की, तो उन्होंने भी कहा, बताया था कि देखें अभी जांच पे फोकस है, जांच में हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए, लेकिन उसके बाद तो फिर रिट्रीब्यूशन का समय आएगा ना, जवाब बिल्कुल आएगा। और जैसे जैश ए मोहम्मद का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कर सकते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं होती जैसी सरकार की होती है। और इसको समझिए, मतलब ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भाई भारत सरकार ने इस बार पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया अभी तक?
अभी तक की बात कर सकता हूँ, अभी तक नहीं लिया। उसकी बड़ी वजह मुझे लगता है कि सरकार इस पर पूरे जो सबूत हैं, फैक्ट्स हैं, उन सबको और तार को जोड़ रही होगी, कनेक्शंस को, कि किस तरह से है। क्योंकि सरकार ने जो कहा है उसका मतलब उसका रिपरकशंस गंभीर है, एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ टेरर। अब यदि भारत सरकार ये कह दे कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर उसी दिन अगले दिन सवाल होगा कि फिर सरकार क्या करेगी, अब क्या करने वाले अब क्या करने वाले हो। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा ठोस सबूत जमा करके और ये साबित करे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब वो हो जाएगा तो फिर अगला कदम ये होगा कि फिर भारत सरकार का कदम क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि सीसीएस में भी बड़ी लंबे चौड़े इस पर बात हुई होगी, और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ तो बात होगी। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए कोई नया नाम है पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद, लेकिन उस तारों को जोड़ने का रिपरकशंस आप समझ सकते हैं, और शायद उसी रिपरकशन से पाकिस्तान घबराया रहता है। जो पाकिस्तान और ये की भी चर्चा जिम्मेदार देश की निशानी है ना, जिम्मेदार कि हम जो है नहीं हो रहा, यदि नहीं है तो उसको ऐसा बिल्कुल, मतलब ये ऑब्वियस है, लेकिन मान लीजिए इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता, हाँ, कि जिम्मेदार देश क्या कहता है, पहले हम जांच करेंगे, पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं, वो वाली बात है। इसमें एक यूनिवर्सिटी पर भी मुझे नहीं पता, हो सकता है सरकार काम ही कर रही होगी, क्योंकि सारे कनेक्शन वहां पर हैं। यूनिवर्सिटी में तो सर मैं नहीं, मतलब मेरे पास कोई क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, finance भी मेरा हमें- हंच है कि इस यूनिवर्सिटी पे तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, फिनेंस जो है, नहीं, जो मुझे जानकारी मिली कि होम मिनिस्ट्री ने, शायद मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में बुलडोजर तो चलने वाला है बड़ा। ये आदेश एक तरह से दे देंगे, आप वो देख रहे होंगे कि क्या है। नहीं, देखिए, इस मसले पर जो पाकिस्तान का नाम लेने न लेने की है, पॉलिटिकली अलग बात है, कांग्रेस पार्टी करे क्यों नाम नहीं लिया, क्यों नाम नहीं लिया। लेकिन जब 3000 किलो विस्फोटक मिला है, जब इतनी बड़ी साजिश मिल रही है, 3 कारें मिल गई, एक तो खैर ब्लास्ट हो गई, 2 और मिली, उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि ऐसी 32 कारें इसके लिए इस्तेमाल की जानी थी। तो इस वक्त एजेंसीज का सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए? एजेंसीज का सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए, और वही है, वो दिख रहा है कि कैसे देश के किसी भी हिस्से में कोई भी दुर्घटना नहीं हो। अब ये जो हुआ विस्फोटक, हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी पर बात की कि अगर सिर्फ 8 पैकेट बचे रह गए थे, 120 थे, 112 डिफ्यूज हो चुके थे, तो आप उसकी इंटेंसिटी समझिए। लेकिन उसका दूसरा वाला पहलू समझिए, अगर देश में इतने लोग अलग अलग जगह इस काम पर लगे हुए हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का नाम लेके कल इसको इंटरनेशनलाइज करके कल डिप्लोमेटिक मिशन को एक्टिवेट करना चाहिए, या उसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक के पहले अपना इंटरनल सिक्योरिटी का काम दुरुस्त करना चाहिए? कोई तार मिले, कोई प्रूफ मिले, कोई चैट मिले, कोई फोन कॉल मिले, उसके आधार पर जब हम इधर दुरुस्त हो जाएं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी हो गए, वरना पता चला हम उधर लड़ने गए और इधर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या कहा जाए, पहले इसको संभालना। तो मुझे लगता है एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, और बाकी जब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर हो गया, तो जब तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएंगे प्रमाण के साथ, तब तक हम भला उसका नाम क्यों लेंगे? लेकिन अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल होना चाहिए सर, हम लोग नहीं करते हैं। इतने समय से जब 3000 किलो ठीक है, वो बात अमोनियम आपकी बिल्कुल नाइट्रेट ठीक आ है। गया, तो नहीं, कहां से आया भाई, कहां से आया, पहले कैसे क्यों नहीं पहुंच भनक गया? लगी हाँ, इसकी? फरीदाबाद। भाई पोस्टर तो अभी लगे अक्टूबर में, ये तो कह रहे हैं 2 साल से जमा कर रहा था। ये 3000 किलो कोई ऐसे थोड़ी जमा हो जाता है। सौरभ जी, एक इंट्यूटिव विजडम है, कोई हमारे पास सूचना नहीं है इस तरह, जिसे आप हंच कहते हैं ना, मुझे लगता है भारत सरकार इस बार पहले पीटेगी, इसके बाद बताएगी इस कारण से मैंने पीटा है। अच्छा, ये मेरा, जिसे मैंने कहा ना शुरू में, इंट्यूटिव विजडम। आप एक पाकिस्तान के सेंस में कह रहे हैं? पाकिस्तान के सेंस में। अच्छा, ठीक है। आगे अब आपको पाकिस्तान का ही मैं बता देता हूं। पाकिस्तान ने दरअसल ये ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, आसिम मुनीर तो अब हमारा पप्पा है ना, बेताज बादशाह, हो सकता है ताज भी पहना दें किसी दिन वो उसको। फील्ड मार्शल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से लेकिन कुछ भी ताकत वहां जमा कर ले, बचा नहीं सकता। उसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज और राष्ट्रपति जरदारी अपने माथे पर जरूर बैठा रहे हैं, लेकिन हर अति का अंत होता है, और पाकिस्तान के अंदर खुद इस बात की ऐतिहासिक गवाहियां हैं। जो आया किया राज उसने, लेकिन फिर बहुत बुरी मौत मरा। जियाउल हक को याद कर लीजिए, मुशर्रफ को याद कर लीजिए, अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं होती उसको। भुट्टो। और अब इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ हैं ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा आत्मसम्मान बाकी है। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है वहां का, 2 जजों ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की अदालत आलिया तक मुनीर की आग पहुंच गई है। 2 बहुत सीनियर जज मंजूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने संविधान में इस संशोधन का विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि आपने संविधान में संशोधन नहीं किया, संविधान की हत्या कर दी है। संविधान वो रहा ही नहीं भाई, एक की डॉक्यूमेंट होता। हमारे यहां संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, हम भी अमेंडमेंट करते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ना, कुछ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, मूल से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। प्रस्तावना में छेड़छाड़ कर दी गई हमारे यहाँ पर, लेकिन आज तक की कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी को वो नहीं करना चाहिए था, आप प्रियम्बल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, नहीं होनी चाहिए थी। तो कुछ हमने मूल को तो बचा के रखा है, ये तो हर बार मूल ही मिटाते हैं फिर नया संविधान बनाते हैं, और कई बार ये लोग कर चुके हैं। अब ये किया हुआ क्या था इस 27वें संशोधन में, आसिम मुनीर को इन्होंने तीनों सेनाओं का बॉस बना दिया, फील्ड मार्शल को जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे दी है कि ये जिंदगी भर इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन मैंने बाद में जब इसके बारे में कुछ बहुत अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को सुना, उन्होंने कहा कि कई लोग इसके मूल तत्वों को नहीं पहचान पा रहे, क्यों है। हमें लगा था भाई इसको डिक्टेटर बनना है इसलिए इसने किया, आसिम मुनीर ने किया, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की औकात क्या, बिलावल भुट्टो की औकात क्या, जरदारी को क्या, कहां खड़ा होगा इसके सामने, मान लिया बात को। नहीं, इसमें मूल में है आदमी इमरान खान। इनको डर यह था कि ये ताबड़तोड़ बेल मिल रही थी इमरान खान को, कई मामलों में बेल मिल चुकी थी, इक्का दुक्का मामलों में बेल मिलना बाकी थी, और वो बाहर आ जाता किसी भी दिन। बेल कौन दे रहे थे? जज दे रहे थे। ये पहला हमला जुडिशरी पे है, उसका तरीका संविधान है। इनको जुडिशरी को कमजोर करना था, जुडिशरी को एक प्लायंट जुडिशरी बनाना था कि हम जो अब जज अपॉइंट करेगी सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो जजेस अपॉइंट करेगी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और ट्रांसफर करने का इस केस से उस केस पर, इस बेंच से उस बेंच पर, यह करने का अधिकार भी सरकार के पास है। हमारे यहां कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हम भी कॉलेजियम सिस्टम ला रहे थे, नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं कर सकते। हमारे यहां तो कोई आग नहीं लग गई, वो एक लीगल डिबेट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। दूसरा, जजेस कौन अपॉइंट करता है? हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, ट्रांसफर भी वो करता है। वहां सरकार करेगी, और सरकार के ऊपर सरकार की नकेल किसके हाथ में? आसिम मुनीर के हाथ में। इनको डर था कि किसी भी तरीके से इमरान खान जेल के बाहर नहीं आ जाना चाहिए। समीर जी, निश्चित रूप से ये पहले से यह तय था कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर सिर्फ 2 केस बाकी है, और संभावना ये थी कि दिसंबर एंड तक इमरान खान को उस मामले में भी बेल मिल जाती, और आसिम मुनीर तैयारी कर रहे थे कि किसी और नए मामले में इमरान खान को जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया जाए, इससे वो दिसंबर में बाहर ना पाए। आसिम मुनीर का डर यह था कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो जिस तरीके से उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, और उसके बाद, और इमरान खान तो लगातार जेल के अंदर रह के जो झुका नहीं, जो डरा नहीं, जो टूटा नहीं आसिम मुनीर से, उस व्यक्ति अगर बाहर आ जाएगा तो आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो होगा। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इमरान खान बनते। तो मुझे लग रहा है वो रोकने का भी एक कारण था। दूसरा बड़ा एक कारण जो था कि परमाणु का जो कंट्रोल है वो आसिम मुनीर अपने पास लेना चाहते थे, और इसलिए वहां पर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बना दिया गया है अभी, कि जो परमाणु का जो कंट्रोल होगा वो एनएससी के हाथ में होगा, जो पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास हुआ करता था, और उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते थे। तो अब ये जो चेंजेस कर दिया है, तो अब आसिम मुनीर साहब के पास परमाणु का पावर भी आ गया है कि अब वो परमाणु उनके हाथ में है, वो उनको राष्ट्रपति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमाणु बम चलाना होगा तो वो खुद बिना राष्ट्रपति के परमिशन के चला सकते हैं। तो दोनों उन्होंने किया, जुडिशरी को अपने हाथ में लिया, और परमाणु और मिसाइल चलाने की अनुमति भी उन्होंने अपने हाथ में रख ली है।